विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित काव्य खंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरी अंतिम कविता लौटकर आऊँगा फिर इस पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आप सबने यह कविता ज़रूर पढ़ी होगी अवश्य। यदि नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर को सही तरीके से समझ पाएँ। इस कविता के कवि हैं जीवनानंद दास जी। ये मुख्यतः बांग्ला भाषा के कवि हैं और यह कविता भी बांग्ला भाषा में ही लिखी गई है। और आपके पाठ्यपुस्तक में जो कविता दी हुई है वह हिंदी अनुवाद है। तो आइए पहले हम लोग इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आपको जो बिंदुएं याद रखनी हैं वे हैं कि कवि का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। कवि का जन्म हुआ है 1899 में। जीवनानंद दास जी का जन्म हुआ है 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1954 में एक दुर्घटना में हुई। ये बांग्ला भाषा के कवि हैं और यह जो कविता आप पढ़ रहे हैं लौट कर आऊँगा फिर, इस कविता का अनुवाद किया है हिंदी के कवि प्रयाग शुक्ल ने। जीवनानंद दास जी के 6 काव्य संकलन हैं जो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुए। पहला है झरा पालक, दूसरा है धूसर पांडुलिपि, तीसरा है वनलता सेन, चौथा महापृथ्वी और पांचवा सातटी तारार तिमिर। बांग्ला भाषा में यह संकलन है। तो यह जो शीर्षक है सातटी तारार तिमिर, इसका अर्थ होगा कि 7 ताराओं का अंधेरा। छठा जो इनका काव्य संकलन है उसका नाम है जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। ये 6 काव्य संकलन उनके जीवन काल में प्रकाशित हुए और उनके निधन के बाद 4 काव्य संकलन प्रकाशित हुए। तो वो भी आपको याद रखना है। रूपसी बांग्ला, बेला अबेला काल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी, ये 4 काव्य संकलन हैं उनके निधन के बाद प्रकाशित हुए। देखिए, रूपसी बांग्ला और बेला अबेला काल बेला, ये दोनों बांग्ला भाषा से संबंधित शब्द हैं। तो अगर आपको ये याद रहता है कि जीवनानंद दास जी बांग्ला भाषा के कवि हैं तो ये दोनों जब आपके ऑप्शन में आएगा रूपसी बांग्ला और बेला अबेला काल बेला, तो आप इसको आसानी से इसमें अपना उत्तर ढूंढ लेंगे। तो ये एक ट्रिक है याद रखने का। और इनका जो काव्य संकलन है वनलता सेन, इसको रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता माना गया है। रविंद्रोत्तर युग से आप समझिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान कवि हैं हमारे भारत के, उनके बाद का जो युग आया जिसमें बहुत सारी कविताएं और ग्रंथ लिखे गए, तो उस युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता माना गया है वनलता सेन को। और निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा 1952 में इस संकलन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का भी पुरस्कार दिया गया है। एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद रहेगा, ताकि आप जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न इससे संबंधित आते हैं तो आप आसानी से उसमें अपना उत्तर ढूंढ लेंगे। आइए हम लोग अध्याय के प्रश्न और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्याय और प्रश्न उत्तर लिखने के पहले आपको याद रखना है कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। लगभग 20 से 30 शब्द हैं और लेकिन आपको पूरा उत्तर लिखना है तो आप शब्द सीमा लगभग 40-45 तक ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। फिर भी आपको उत्तर पूरा ज़रूर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। प्रश्न उत्तर शुरू करने के पहले हम लोग ये जान लें कि कविता क्या है, यह कविता किस बारे में है। तो कवि ने यह कविता अपनी इच्छा को बताने के लिए लिखी है। कवि की इच्छा क्या है? कवि की इच्छा है कि वह अपनी मातृभूमि जो कि बंगाल है, कवि की मातृभूमि बंगाल में वह वापस जन्म लेने की इच्छा करता है। और अपनी इसी इच्छा का वर्णन उसने किया है कि वह कैसे बंगाल में जन्म लेना चाहता है। और उसने बंगाल का वर्णन किया है कि बंगाल जो है वह कैसा है और क्यों वह वहाँ जन्म लेना चाहता है, क्योंकि उसे बंगाल बहुत पसंद है। वह बंगाल का वर्णन करते हुए सुंदर शब्द चित्र खींच रहा है कवि कि जहाँ धान के खेत हैं, बहती नदी हैं, हंस अगर वो बने तो दिन दिन भर पानी में हरी घास की गंध के बीच वो तैरेगा और मैदान के सजल किनारे को नदियाँ धोती रहती हैं।
फिर उसने बंगाल की एक शाम का भी वर्णन किया है कि शाम में जब कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है, और कोई बच्चा उबला हुआ चावल जब ज़मीन पर फेंक रहा होगा, और एक नदी है रूपसा नदी। कवि ने एक ऐसे परिवेश का, एक वातावरण का वर्णन किया है। देख कि रूपसा नदी जो है उसके पानी में नाव लेकर जाता हुआ एक लड़का, ऐसी शाम है जब वो, तब उस शाम में जब सारस पक्षी लौट रहे होंगे रंगीन बादलों के बीच, कवि उस परिवेश में रहने की बात करता है। वह उसी जगह रहना चाहता है, और उसने बहुत ही सुंदर शब्दों में वैसे बंगाल का वर्णन किया है जहाँ वह वापस लौट कर आना चाहता है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको सीमित शब्दों में लिखना है कि पहले अनुच्छेद में ही इसका उत्तर आपको मिल गया है कि कवि ऐसे बंगाल में आने की बात करता है जहाँ मैदान के हरे सजल किनारे पर नदी बहती रहती है और जहाँ धान के खेत हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि कवि अगले जन्म में अबाबिल, कौवा और हंस बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि ये जो पक्षी हैं अबाबिल, कौवा और हंस, ये तीनों पक्षी बंगाल के धान के खेत और बहती हुई नदी के आसपास निवास करते हैं, बहती हुई नदी में निवास करते हैं, जहाँ की कवि अगले जन्म में लौट कर आना चाहता है। उत्तर आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। तीसरा प्रश्न है, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। पहले देखिए प्रश्न समझिए। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि यह क्या कवि की सिर्फ इच्छा है या कुछ और भी है। प्रश्न का जो भाव है वो यही है कि बंगाल में आने की इच्छा सिर्फ यह एक कवि की इच्छा है या कुछ और है। तो आप इसको इस तरह से लिखिए कि कवि अगले जन्म में बंगाल में अबाबिल, कौवा या हंस किसी भी रूप में आना चाहता है। तो कवि की इच्छा केवल इच्छा नहीं है, बल्कि उसकी अदम्य लालसा है और अपनी मातृभूमि के प्रति उत्कट प्रेम है। इसलिए वह अगले जन्म में मनुष्य नहीं भी बने तब भी वह कोई भी जन्म ले, किसी भी योनि में उसका जन्म हो, अबाबिल में हो, कौवा में हो, हंस में हो, किसी भी रूप में वह बंगाल में आना चाहता है। तो यह उसकी इच्छा नहीं है, केवल उस इच्छा नहीं है, यह उसकी अदम्य लालसा है। तो इच्छा और लालसा में आप अंतर इस तरह से समझ सकते हैं जैसे डिज़ायर और पैशन में होता है। डिज़ायर मतलब ठीक है, आप बनना चाहते हैं, आप अपने करियर में कुछ भी बनना चाहते हो, और एक है कि नहीं आपको बनना ही है, मतलब वह आपका पैशन है, आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ कवि ने अपनी इसी अदम्य लालसा को दर्शाया है, और यह केवल कवि की इच्छा नहीं है, उसकी अदम्य लालसा है। चौथा प्रश्न है कि कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो कविता के अंतिम अनुच्छेद में इस प्रश्न का उत्तर है कि शाम के समय जब रंगीन बादलों के बीच सारस लौट रहे हों, उनके बीच अंधेरे में होने की बात कवि करता है। बंगाल में एक शाम का वर्णन करते हुए, आशय आपको किस तरह से स्पष्ट करना है कि बंगाल में कवि ने एक शाम का वर्णन किया है, और कवि शाम के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल जाना चाहता है। तो कवि की यह भावना दरअसल क्या है, उसका जन्मभूमि के प्रति उसका अदम्य प्रेम है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से अपनी शब्द सीमा में लिखना है। पांचवा प्रश्न है कि कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। चित्रात्मकता से आप क्या समझते हैं, मतलब कविता जो लिखी गई है उसमें वह किस तरह से लिखी गई है, उसमें कैसे कैसे चित्र खींचे गए हैं, तो वह कविता की चित्रात्मकता है। चित्र मतलब ऑब्वियसली कविता में शब्द चित्र खींचे जाएंगे, मतलब जो भी आप शब्द बोल रहे हैं वह एक चित्र बनाएगा, आपके दिमाग में एक चित्र बनाएगा, तो वह शब्द चित्र हुआ। तो कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए का उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके लिए कवि ने धान के खेत, बहती हुई नदी, हरी घास की गंध, अबाबिल, कौवा और हंस, रूपसा नदी, रंगीन बादल, लौटते हुए सारस पक्षी इत्यादि का वर्णन कर एक सुंदर चित्र, शब्द चित्र बनाया है। यह कविता की चित्रात्मकता है। आपको इस पर प्रकाश डालना है कि कवि ने क्या क्या वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 6, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 और 6 लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चित्रात्मकता और बिंब, बिंब का मतलब चित्र होता है,
यद्यपि आप बिंब को इस तरह से भी देख सकते हैं कि इमेज, मतलब जब भी आप, बिंब का मतलब चित्र होता है, इमेज होता है। बिंब से जब बात की जाती है तब उसका अर्थ होता है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी कविता, तो उस कविता को पढ़कर आपके दिमाग में, आप अपनी कल्पना में जो चित्र बनाते हैं, यह एक बिंब है। तो इस कविता में कवि ने, इसका आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मुख्य रूप से दृश्य बिंबों का उपयोग किया है। दृश्य बिंब क्या होते हैं, मतलब जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़े हरे मैदान, तो आप अपने दिमाग में या अपने कल्पना में हरे मैदान को देख पा रहे हैं। धान के खेत, अब आप धान के खेत को देख पा रहे होंगे अपनी कल्पना में। बहती नदी, अबाबिल, कौवा आप देख पा रहे होंगे अपनी कल्पना में। लाल पैरों में घुंघरू बांधे हुए हंस, ये सब दृश्य बिंब हैं। तो इन दृश्य बिंबों के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। और कपास के पेड़ पर बोलते हुए उल्लू के रूप में श्रव्य बिंब का मतलब, जब हम कविता में लिखते हैं कि कोई बोल रहा है तो क्या होगा, उल्लू बोल रहा है तो हम उसको सुनेंगे, तो ये श्रव्य बिंब का उदाहरण है। घास की गंध, मतलब हम गंध क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो ये घ्राण बिंब का उदाहरण है। तो कविता में ये सारे बिंब कवि ने प्रयोग किए हैं। आप उत्तर इस तरह से जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसको लिख सकते हैं। यह एक उपयुक्त उत्तर है। बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट किया गया है। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और घ्राण बिंब सभी का प्रयोग हुआ है कविता में। 5वें प्रश्न का उत्तर और 6ठे प्रश्न का उत्तर याद करने में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बस पंक्तियों का हेर फेर है। आप समझ कर, अगर आप समझ चुके हैं तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर याद करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। 7वां प्रश्न है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता का शीर्षक क्या है, लौट कर आऊँगा फिर। तो यह एक सार्थक शीर्षक कैसे है ये आपको बताना है। तो लौट कर आऊँगा कविता में कवि क्या कहना चाहता है। कवि अपनी लालसा बताता है, इच्छा बताता है, अपने उत्कट देश प्रेम को व्यक्त करता है। तो लौट कर आऊँगा फिर, इस उत्कट देश प्रेम और लालसा को दर्शाने के लिए ही कविता लिखी गई है। तो इसलिए कविता का शीर्षक जो है लौट कर आऊँगा फिर, एक सार्थक शीर्षक है। कवि अपनी मातृभूमि और परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त करता है और मृत्यु के बाद अपने अगले जन्म में भी वह अपनी मातृभूमि बंगाल में आने की ही इच्छा व्यक्त करता है। अतः इस उत्कट देश प्रेम और लालसा को दर्शाने के लिए कविता का शीर्षक लौट कर आऊँगा फिर एक सार्थक शीर्षक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, क्या कारण हो सकता है। यह एक अनुमानित प्रश्न है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कविता में नहीं मिले। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कविता में नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भारतीय पुनर्जन्म मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियाँ हैं। हम सब जानते हैं, आपने भी जरूर कहीं सुना होगा कि 84 लाख योनियाँ हैं और मनुष्य का शरीर सबसे अंतिम में मिलता है। तो क्योंकि इस जन्म में कवि एक मनुष्य है, तो अगले जन्म में वह पुनः मनुष्य होगा या नहीं, यह वाकई संदेह का विषय है। तो इसलिए कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य के होने में संदेह करता है और इसलिए वह अबाबिल, कौवा, हंस किसी भी रूप में बस वह बंगाल में आना चाहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, आपको व्याख्या करनी है। शब्द सीमा बढ़ जाएगी, लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना है व्याख्या। तो काव्यांश जो आपकी कविता से लिया गया है वह है कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। अब जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको व्याख्या 3 बिंदुओं के अंतर्गत करनी है। प्रसंग में आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, संदर्भ में, और फिर व्याख्या करनी है। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग का सीधा सीधा अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता लौट कर आऊँगा फिर से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित है। प्रसंग की ये जो लाइन है यह आप हर कविता के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आपको कवि का नाम, कविता याद है तो बस आप प्रसंग में वही लिखिए। संदर्भ में जो भी काव्यांश है उसके बारे में लिखिए कि यह काव्यांश क्या बता रहा है, किस संदर्भ में है। संदर्भ किस विषय में है। तो आपको एक छोटा सा परिचय देना है। संदर्भ में आपको उस
पूरी कविता का एक परिचय दे देना है। तो कवि, यहाँ पर आप लिखिए कि कवि अपनी मातृभूमि बंगाल में पुनः जन्म लेने की इच्छा रखता है और संभावना व्यक्त करता है कि अगले जन्म में वह शायद हंस बनकर अपने देश में जन्म ले। यह इसका संदर्भ हो गया इस काव्यांश का। अब व्याख्या करिए। व्याख्या का सीधा सीधा अर्थ है कि जो भी काव्यांश आपको दिया गया है आप बस उसको इलेबोरेट करके लिखिए, है ना, विस्तार पूर्वक बस उसको लिख दीजिए। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अगले जन्म में मैं किसी किशोरी का हंस बनकर अपने देश में लौट कर आऊँगा और अपने लाल पैरों में घुंघरू बांधकर दिन भर वैसे पानी में तैरता रहूँगा जिसमें घास की गंध भरी हो। ठीक है, यह इन पंक्तियों की व्याख्या है। विशेष आपको लिखना है क्या? अगर आप कुछ विशेष लिखना चाहते हैं इन पंक्तियों के बारे में तो आप इस पंक्ति का उपयोग कर सकते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में सुंदर दृश्य बिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह जो पंक्ति है विशेष में जो हम यहाँ पर आपको दिख रही है अपने स्क्रीन पर, यह आप किसी भी काव्यांश में उपयोग कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर दृश्य बिंब है तो। ठीक है, आप नदी में तैरते हुए हंस को देख पाते हैं तो यह एक सुंदर दृश्य बिंब है। अब देखिए, दूसरी व्याख्या आपको करनी है। खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। इसमें भी आपको प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या करनी है। प्रसंग वही है कि कविता लौट कर आऊँगा फिर से ली गई हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ, हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। संदर्भ में आपको लिखना है कि कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। कवि कहना चाह रहा है कि मतलब किस संदर्भ में कविता है कि कवि अपने बंगाल में पुनः जन्म लेने की इच्छा रखता है और बंगाल का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? अपने बंगाल का वर्णन कर रहा है जहाँ वह लौट कर आना चाहता है। व्याख्या में आपको लिखना है कि जो बात है बस वो आपको लिख देनी है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे बंगाल में लौटकर आने अर्थात पुनर्जन्म लेने की बात करता है जहाँ मैदान के हरे सजल किनारे पर नदी बहती है और जहाँ धान के खेत हैं। ठीक है, ये आपके काव्यांश की व्याख्या है। विशेष में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में सुंदर दृश्य बिंब द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यह आप विशेष के तौर पर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। नहीं तो आप प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या इन तीन बिंदुओं में भी इस व्याख्या को पूरा कर सकते हैं। ये आपके इस अध्याय के सभी प्रश्न के उत्तर हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और इस वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद।